डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो के इस आभासी कक्षा में मैं प्राध्यापिका पारुल परमार आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम FIBA के प्रश्न पत्र 2 के खंड 4 की इकाई 16 सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय कवि, कथाकार, ललित निबंधकार, संपादक और सफल अध्यापक थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कुशीनगर में हुआ। बचपन लखनऊ, कश्मीर, बिहार और मद्रास में बीता। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा पिता की देखरेख में घर पर ही संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा व साहित्य के अध्ययन के साथ हुई। BSc करके अंग्रेजी में MA करते समय क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ गए। 1930 से 1936 तक विभिन्न जेलों में रहे। आप पत्र पत्रिकाओं से भी जुड़े रहे। 1964 में आंगन के पार द्वार पर उन्हें साहित्य अकादमी का और 1978 में कितनी नावों में कितनी बार पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अज्ञेय की प्रमुख कृतियां हैं जिसमें कविता संग्रह भग्नदूत 1933, चिंता 1942, इत्यलम 1946, हरी घास पर क्षण भर 1949, बावरा अहेरी 1954, इंद्रधनु रोंदे हुए ये 1957, अरिवो करुणा प्रभावन 1959, आंगन के पार द्वार 1961, कितनी नावों में कितनी बार 1967, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1970, सागर मुद्रा 1970, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1974, महावृक्ष के नीचे 1977, नदी की बांक पर छाया 1981, ऐसा कोई घर आपने देखा है 1986, प्रिजन डेज एंड अदर पोयम्स, अंग्रेजी डायरिया, विचार, गद्य, नाटक भी लिखे। इनके साथ साथ संपादन कार्य भी किया जिसमें तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक, चौथा तार सप्तक और कई पत्रिकाओं का संपादन किया। तो ये तो थी सारी अज्ञेय के जीवन और उनकी कृतियों के बारे में बात जो हमने पिछले वीडियो में की थी। आज हम उनकी कुछ कविताओं का पठन करेंगे और उन काव्यों का विश्लेषण भी करेंगे। हमारे सिलेबस में अज्ञेय जी की 2 कविताएं हैं। पहली कलगी बाजरे की और दूसरी सांप। हम सबसे पहले कलगी बाजरे की काव्य का पाठ, व्याख्या और विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले काव्य का पठन करेंगे। कलगी बाजरे की हरी बिछली घास, डोलती कलगी छरहरी बाजरे की। अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार न्याही कोई टटकी कली चंपे की वगैरह, तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सुना है या कि मेरा प्यार मेला है, बल्कि केवल यही ये उपमान मेले हो गए हैं। देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कुछ, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी? तुम्हारे रूप के तुम हो निकट हो, इसी जादू की निजी किसी सहज गहरे बोध से, किस प्यार से मैं कह रहा हूँ। अगर मैं यह कहूँ बिछली घास हो तुम, लहलहाती हवा में कलगी छरहरी बाजरे की। आज हम सहरातियों के पालतू मंचल पर सवरी जूही से के सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदर्य का, कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास है, या शरद की सांझ के सुने गगन की पीठिका पर डोलती कलगी अकेली बाजरे की। और सचमुच उन्हें जब जब देखता हूँ यह खुला वीरान स्मृति का घना हो सिमट जाता है, और एक मैं एकांत में होता हूँ समर्पित। शब्द जादू है, मगर क्या समर्पण कुछ नहीं है? मगर क्या समर्पण कुछ नहीं है? तो यहाँ पे कवि एक प्रश्न चिन्ह के साथ कविता पूर्ण करते हैं। ये थी अज्ञेय की कविता कलगी बाजरे की, जिसका पठन हमने किया। अब हम इस काव्य का विश्लेषण करेंगे। तो काव्य विश्लेषण में हम देखें तो ये कविता अज्ञेय जी के कविता के काव्य संग्रह हरी घास पर क्षण भर में प्रकाशित हुई थी, जिसमें नायिका की उपमा बाजरे की कली से हुई है। प्रगतिवादी दौर के बाद अज्ञेय 1943 में तार सप्तक का संपादन करते हैं और उसमें संकलित कवियों को राह का अन्वेषी घोषित करते हुए प्रयोग पर बल देते हैं। यह कविता
प्रयोगवादी दौर की प्रतिनिधि कविता मानी जाती है। इस कविता में अज्ञेय ने नए बिंबों प्रतीकों की आवश्यकता पर बल दिया और बताया कि नई कविता के लिए नए बोध के साथ साथ नए उपमानों की भी जरूरत पड़ती है। अतः इस कविता में अज्ञेय परंपरागत प्रतीकों की बजाय नई तरह का प्रतीक लेकर आते हैं, जिसमें वस्तु यानी कि कंटेंट, भाषा तथा रूप में भी नवीनता आए। साहित्य में पुराने समय से स्त्रियों के रूप का वर्णन किया जाता रहा है। संस्कृत साहित्य के अलावा पृथ्वीराज रासो, पद्मावत आदि में भी नायिकाओं के सौंदर्य का नक्सिक वर्णन किया जाता रहा है। किसी भी चीज की तुलना करने के लिए उसके जैसी किसी वस्तु का वर्णन किया जाता है। रीतिकाल में जो नक्सिक वर्णन होता है उसमें प्रत्येक अंग का उपमान स्थिर हो चुका था। चेहरा चांद सा या कमल जैसा, आंखें मछली या हिरनी जैसी, गर्दन सुराही जैसी आदि के वर्णन होते थे। अज्ञेय ने अपनी इस कविता में रूढ़ उपमानों को छोड़ने की बात कही है। अज्ञेय कविता की शुरुआत ही घास और बाजरे के वर्णन से करते हैं। चिकनी और चमकीली हरी घास जिसकी अक्सर उपेक्षा की जाती है, सामान्यतः कवि उसे वर्णन के योग्य नहीं समझते, और पतली छरहरी बाजरे की कलगी जो हवा के झोंकों से डोल रही है, बाजरा खाने के लिए उपयोग में आता है, परंतु उससे किसी युवती की तुलना भी की जा सकती है, ऐसा नहीं माना जाता। कविता की शुरुआत में ही अज्ञेय पाठकों को नए भाव बोध से जोड़ने का काम करते हैं। घास और बाजरे का जिक्र करने के बाद मूल बात पर आते हैं कि अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नम की अकेली तारिका या शरद के ओर की निहार न्यायी कोई या टटको कली चंपे की नहीं कहता, तो इसका मतलब यह यहाँ की मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति प्रेम नहीं है। यहाँ 3 उपमानों का प्रयोग हुआ है। पहला, ललाती यानी शर्म से खुद में सिमटकर लाल होती, ढलते शाम की लालिमा की तरह सांझ के समय आकाश में दिखने वाला एकमात्र तारा, अर्थात इकलौती चमकती चीज, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं। दूसरी है शरद के भोर की नोहार न्यायी कोई, ठंड के मौसम में ठीक पहले के मौसम शरद ऋतु के भौरे के कोहरे में न्याय भीगी हुई, अर्थात कमल का फूल। तीसरा है चंपे की एकदम ताजा कली। ये तीनों ही रूढ़ प्रतीक है जिनका साहित्य में अनेक बार प्रयोग हो चुका है। नायिका के लिए इन प्रतीकों के प्रयोग की बात न करते हुए कवि कहते हैं कि मैं जानबूझकर इनका इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। इसका यह मत समझना कि तुम्हारे लिए मेरे हृदय में प्रेम नहीं है, या कि उसमें हलचल नहीं है, या कि मेरा प्यार सच्चा नहीं है, बल्कि सच्चाई यह है कि मेरी नज़र में ये उपमान मेले हो गए हैं। इनका उपयोग इतने लोगों द्वारा इतनी बार हो चुका है कि अब ये अपना प्रभाव छोड़ चुके हैं। इन प्रतीकों के देवता कुछ कर गए, अर्थात इनमें अब यह प्रभाव नहीं रह गया है जो कभी रहता रहा होगा। इन प्रतीकों को नए अर्थ देने वाले देवता शक्ति इसे छोड़कर चले गए हैं। जिस प्रकार किसी बर्तन को बार बार घिसने से उसकी चमक फीकी पड़ जाती है, उसी प्रकार इन प्रतीकों की चमक भी अब समाप्त हो गई है। इसके बाद कवि अपनी नायिका से प्रश्न करता है कि क्या तुम इस बात को नहीं समझ सकोगी? तुम्हारे रूप को तुमसे अधिक कौन जानता है? मैं किस सहजता और किस गहरे बोध से, कितने लगाव से तुम्हें चिकनी घास और हवा में झूलती बाजरे की कलगी कह रहा हूँ, इसे तुम्हारे अलावा और कौन समझ सकता है? अज्ञेय घास और बाजरे को शहरी सभ्यता और पूरी सृष्टि से जोड़ते हुए लिखते हैं कि हम शहरी लोगों को घर के बाग में कृत्रिम ढंग से खिले हुए जूही के सजे सवरे फूलों से संतोष हो जाता है, जबकि इस संसार के विस्तार का, उसकी समृद्धि का और उदारता का कहीं बेहतर, सच्चा और प्यारा प्रतीक चिकनी घास और शरद ऋतु के सुने आकाश के कैनवास पर अकेली डोलती बाजरे की कलगी है। कवि कह रहा है कि जब भी मैं इन्हें देखता हूँ, यह खुला वीरान संसार सघन होकर मेरे पास सिमट जाता है और मैं अकेले इसके प्रति समर्पित हो जाता हूँ, इसके सौंदर्य और इसकी उदारता के प्रति झुक जाता हूँ। आखिर की 2 पंक्तियां अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें शब्दों की सीमा को बताया गया है।
जो भी वर्णन हो रहा है वह शब्दों में, भाषा में हो रहा है। ये शब्द किसी जादू की तरह है, परंतु अगर किसी के पास ये न हो तो क्या वह अपने भाव को व्यक्त नहीं कर सकता? न कहकर भी कवि कह रहा है कि शब्द से भी बड़ा समर्पण खुद को दे देना है। अगर कोई व्यक्ति स्वयं को भाषा में व्यक्त नहीं भी कर सकता, तब भी उसका सच्चा होना और संबंधों के प्रति ईमानदार होना मायने रखता है। इस प्रकार इस कविता में कवि ने नए भावबोध से, नए और सहज उपमानों के माध्यम से नारी के उस रूप को व्यक्त किया है जिसके प्रति यह निवेदित समर्पित है। घास और बाजरा शुद्ध प्राकृतिक ग्रामीण सौंदर्य का प्रतीक है। ये दोनों एक प्रकार की निश्चलता और अकृत्रिमता से जुड़ते हैं। तद्भव और देशज शब्दों का भरपूर प्रयोग हुआ है, जैसे बिचली, दौलती, छरहरी, सांझ, हाथी, कुई, टटकी, बासन, सेहराती आदि शब्दों के द्वारा नए भावबोध को व्यक्त किया गया है। मालंच बांग्लो भाषा का शब्द है जो बगीचे के लिए प्रयुक्त होता है। अंत में कवि शब्दों और भाषा से अधिक समर्पण और भाव की सच्चाई को महत्व देते हैं। ये थी हमारी कल की बाजरे की कविता, जिसका पठन और विश्लेषण हमने किया। अब हम अज्ञे जी की एक छोटी सी मगर गहरी चोट करने वाली व्यंग्यात्मक कविता सांप का कविता के काव्य पाठ, व्याख्या और विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले हम काव्य का पठन करेंगे। सांप, तुम सभ्य हुए? नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे तब कैसे सीखा डसना? विष कहाँ से पाया? ये बिल्कुल छोटा सा काव्य है जो अज्ञे जी ने लिखा है। इस छोटे से काव्य में अज्ञे जी बहुत कुछ कह जाते हैं। चलिए अब हम इस काव्य का विश्लेषण करते हैं। यह एक व्यंग्य कविता है। अक्सर सभ्य होना शिक्षित और समझदार होने का सूचक माना जाता है, परंतु आज के दौर में सभ्यता के नाम पर तमाम प्रकार की अनैतिकता और भ्रष्ट आचरण देखने को मिलता है। गांव के लोग पिछड़े और जाहिल माने जाते हैं, फिर भी गांव में रहने वाले लोगों ने जिस अमानवीयता का अनेक बार परिचय दिया, उससे कवि क्षुब्ध है। उसे इस बात की पीड़ा है कि गांव के लोग ऐसे क्यों हो गए हैं, और इसी बात को कवि ने सांप को प्रतीक मानकर व्यक्त किया है। कवि सांप से पूछता है, तुम तो कभी सभ्य हुए ही नहीं, यानी तुमने न तो पढ़ाई लिखाई की और न ही सूट बूट कोट टाई पहनकर अभिजातीय लोगों के बीच आए। तुम तो किसी निर्जन जगह पर अपने बिल में पड़े रहते हो। नगर में बसना तो तुम्हें आया ही नहीं। इसी स्थिति में मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, तुम उसका उत्तर दोगे? प्रश्न यह है कि तुमने डसना कैसे सीख लिया? यह तो केवल सभ्य और शहरी लोगों को ही आता है। और चलो, डसना सीख भी लिया तो यह बताओ कि जहर कहाँ से पाया? तुम्हारे भीतर जहर कैसे आया? यह जहर सिर्फ विष का सूचक नहीं है, यह मनुष्यों के आपसी रिश्तों में स्वार्थ और लोभ के जहर के आने का सूचक है। इस छोटी सी कविता में व्यंजना है। काव्य शास्त्र में 3 तरह की शब्द शक्तियां मानी गई है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। जब कही जा रही बात का मुख्य अर्थ भी वही हो तब अभिधा कहलाती है। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ तो इसमें अभिधा है, क्योंकि इससे हमें सीधा ही पता चल जाता है कि वो इंसान पढ़ रहा है। लेकिन जब मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हो और कोई अन्य अर्थ यानी कि लक्ष्य अर्थ प्रमुख हो तो वह लक्षणा कहलाती है। जैसे किसी मूर्ख के लिए यह कहना कि वह बैल है, वास्तव में तो वो बैल नहीं, पर बैल को लक्ष्य बनाकर कहा गया है, तो ये लक्षणा है। जब मुख्य अर्थ में बिना बाधा के एक अन्य लक्ष्य अर्थ व्यंजित व्यक्त किया जाए और दोनों अर्थ प्रमुखता लिए हुए हो तो वहां व्यंजना शक्ति होती है, जैसा कि इस कविता में हुआ है। सांप में भी विष है और शहर के सभ्य लोगों में भी जहर है। यहाँ दोनों अर्थ प्रमुख है, परंतु लक्ष्य शहरी लोग है। वास्तव में यह प्रश्न सांप से नहीं, शहरी और तथाकथित सभ्य लोगों से पूछा जा रहा है। कवि भी यह बात जानता है कि कुछ सांपों के पास प्राकृतिक रूप से विष होता है और वे अपनी सुरक्षा हेतु डसते हैं, परंतु उसके बहाने कवि ने मनुष्यों से सवाल किया है कि आप लोग जो
खुद को सभ्य और शहरी कहते हैं। आपके भीतर डसने की आदत और इतना जहर कहाँ से आ गया है? व्यंग्य की गहरी धार इस कविता की विशेषता रही है। आधुनिक जीवन को विसंगतियों पर, छोटे छोटे स्वार्थों के लिए, लोगों के बदलते हुए रूपों पर, विकास और सभ्यता के नाम पर फैले शोषण पर, तमाम प्रकार की कुटिल चालों पर और सबसे अधिक तो समाज में व्याप्त हो रही अमानवीयता पर यह कविता व्यंग्य करती है। आज के जीवन का खोखलापन, सामाजिक स्वार्थपरकता से कवि गुस्से में है और वह सांप का प्रतीक के रूप में सहारा लेकर आक्रमण करते हैं। समष्टि की भावना, व्यंग्य आदि अज्ञेय के काव्य में सहज प्राप्त है। कवि में बौद्धिक पक्ष की प्रधानता है जो आधुनिक कविता में सर्वत्र दिखाई पड़ती है। नई कविता के शिल्प को नई उपमानों, बिंबों, प्रतीकों एवं शब्दों से विकसित किया है। तो ये थी छोटी सी मगर चोटदार कविता सांप। हमने यहाँ पे अज्ञेय की 2 कविताओं का पठन और विश्लेषण किया, जिसके सार बिंदु रूप हम कह सकते हैं कि प्रयोगवादी कवि अज्ञेय, नए और टटके के प्रति विशेष संवेदनशील थे। उन्होंने तार सप्तक की भूमिका में इस बात को स्वीकार करते हुए अपने को राहों का अन्वेषी कहा है। वे लगातार नए की खोज करते हैं और रूढ़ियों से दूर हटते हैं। इसीलिए इनकी रचनाओं में वस्तु की नवीनता के साथ साथ शिल्प की नवीनता भी देखने को मिलती है। अपने भाषा, बिंब, प्रतीक और अलंकार आदि सभी क्षेत्रों में प्रयोग किए। इसका जीवंत प्रमाण कलगी बाजरे की नामक कविता है। इस कविता में पुराने प्रतीकों और उपमानों के प्रति कवि की अरुचि दिखती है और नई उपमानों के लिए विशेष आकर्षण नजर आता है। वह सहज उपलब्ध चीजों और प्राकृतिक परिवेश को अधिक महत्व देते हैं। अज्ञेय मानवीय व्यक्तित्व और उसकी सृजनात्मकता को लेकर बहुत सचेत हैं। वे किसी के जैसा यानी टाइप नहीं बनना चाहते। वे नहीं चाहते कि कोई गांधी या आइंस्टाइन या तेंदुलकर जैसा बने। वह चाहे भी तो नहीं बन सकता। सबको अपने जैसा बनना चाहिए। अज्ञेय व्यक्तित्व की निजता को बहुत महत्व देते हैं और मानते हैं कि सृजनात्मकता स्वाधीनता के बगैर नहीं आ सकती। गुलाम मानसिकता का व्यक्तित्व चाहे जो हो जाए अच्छा रचनाकार नहीं बन सकता। इसलिए अज्ञेय स्वतंत्रता और रचनात्मकता को बहुत महत्व देते हैं। जहाँ कहीं इस स्वाधीनता पर रोक लगाने या रूढ़ ढांचे में बांधने की कोशिश होती है, रचनाकार उससे विद्रोह कर बैठता है। वह विद्रोह उनके उपन्यास शेखर एक जीवनी के शेखर के रूप में हो या चर्चित कविता कलगी बाजरे की के रूप में। भी अपनी प्रेमिका के सौंदर्य का वर्णन उदार के प्रतीकों से नहीं करना चाहते। दूसरी कविता सांप में सांप के माध्यम से शहरी और सभ्य लोगों पर व्यंग्य किया गया है। सभ्यता और विकास के नाम पर आधुनिक समाज बर्बर और जंगली होता जा रहा है। अज्ञेय के समय की ही नहीं, हाल की अनेक घटनाएं स्त्रियों से दुराचार से लेकर भीड़ द्वारा हत्या तक इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करती है। अज्ञेय इस हालात पर व्यंग्य करते हैं और सांप के बहाने सभ्य और शहरी लोगों से सवाल पूछते हैं कि आपने डसना कहाँ से सीखा और आपके भीतर इतना जहर कहाँ से आ गया कि आप इंसान नहीं रह गए। आपके भीतर की मनुष्यता क्यों मर गई। अब हम इस इकाई में आए कुछ शब्दों के अर्थ को देखेंगे, जिसमें पहला शब्द है तार सप्तक। तो तार सप्तक एक काव्य संग्रह जिसका संपादन 1943 ईस्वी में अज्ञेय ने किया था, जिसमें नई कविता के प्रणयन हेतु 7 कवियों का एक मंडल था। इसी के संकलन के साथ हिंदी काव्य साहित्य में प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। दूसरा है प्रतीक। इसका सामान्य अर्थ चिन्ह या अवयव से है, पर साहित्य में प्रतीक हमारी भाव सत्ता को प्रकट करने का माध्यम है। इसमें सूक्ष्म अर्थ निहित होता है। तीसरा है बिंब। कविता की शैली है। इसका अर्थ है छाया, प्रतिच्छाया, अनुकृति या शब्दों के द्वारा भावांकन। अंग्रेजी के इमेज का हिंदी रूपांतरण है। काव्यात्मक बिंब एक संवेदात्मक चित्र है। चौथा है मिथक। परंपरागत पौराणिक कथा जो किसी अमानवीय तथाकथित प्राणी या घटना से संबंध रखती है।
साहित्य में मिथक चले आ रहे विश्वासों को नया रूप प्रदान देता है। तो पहले वीडियो में हमने अज्ञे का जीवन, उनकी रचनाएं, संपादन, उनकी काव्यगत प्रवृत्तियों के बारे में जाना था। आज हमने अज्ञे की 2 रचनाएं कलगी बाजरे की और सांप कविताओं का पठन और विश्लेषण किया और साथ में कुछ शब्दों के अर्थ को भी जाना। तो यहाँ पे प्रश्न पत्र 2 की इकाई 16 सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हम पूर्ण करते हैं। फिर मिलेंगे एक नई इकाई के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः